हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला नाम के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जिसका हमें बहुत लंबे वक्त से इंतजार था वो आ चुकी है, दैट इज द डेट ऑफ नीट 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और वो डेट डिक्लेयर हुई है 5 मई। यानी जैसा हम लोगों ने सोचा था कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्जामिनेशन होगा, सेम उसी टाइम पर आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। एंड काफी मिथ जो स्टूडेंट्स के मन में चल रहे थे, काफी वीडियोस जो इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट कर रही थी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, उनको आज हम खंडित कर रहे होंगे, उन सारे मिथ्स को आज हम ब्रेक कर रहे होंगे। सो प्लीज मेक श्योर आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को बहुत ध्यान से सुने, बिकॉज दिस वीडियो इज रियली गोना बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द नीट यूजी एस्पायरेंट्स। सबसे पहली चीज, जो बुलेटिन हमारे पास आया है उसको हम एक बार गौर से देखते हैं और इसके अंदर के सबसे खास पॉइंटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर यह है कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। तो जो एनएमसी या एम्स दिल्ली वाली डिस्कशन चल रही थी कि एनएमसी एम्स से पेपर बनवाएगा, एनएमसी कंडक्टिंग अथॉरिटी होगी, भाई कंडक्टिंग अथॉरिटी यहां पर एनटीए है। यह बात साफ साफ लिखी जा चुकी है कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये ऑटोनॉमस सेल्फ सस्टेन आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रजिस्टर किया गया था इंडिया में, जिससे कि हाई क्वालिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस सक्सेसफुली कंडक्ट कराए जा सके। और इस बार एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए कौन कौन से हैं, यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जेई मेंस का एग्जामिनेशन भी एनटीए कराएगा, जेई मेन का जो सेशन 2 है ये भी एनटीए कराएगा, नीट यूजी का एग्जामिनेशन भी एनटीए कराएगा। तो हमारा पहला मिथ जो था ये यहां पर ब्रेक कर लीजिए कि कंडक्शन कौन कराएगा। इस बार के लिए तो नो एनएमसी इज देयर, एनटीए विल बी द कंडक्टिंग अथॉरिटी। और एनटीए अगर कंडक्टिंग अथॉरिटी रहेगी तो जाहिर सी बात है पैटर्न जो है ये आपका 2022-23 वाला पैटर्न ही रहेगा। यानी इससे पहले हमने जो पेपर्स देखे हैं सेम टू सेम वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं होने वाले। काफी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था सर एनएमसी पेपर कंडक्ट कराएगा, पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी जा सकता है क्या, मॉड्यूल्स पढ़ना स्टार्ट कर दें या बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लेना स्टार्ट कर दें। यहां पर बायोलॉजी में एनसीईआरटी को आधार बनाकर चलिए, क्योंकि कंडक्टिंग अथॉरिटी भी आपकी एकदम फिक्स हो चुकी है और आपका पेपर पैटर्न भी उसी टाइप का रहेगा जैसा आ रहा है। यानी एनसीईआरटी को कोर बनाकर चलना होगा और एनसीईआरटी से रेलेवेंट प्रैक्टिस ही आपको करनी होगी। तो 2 मिथ हमारे यहां पर ये क्लियर हो गए। आगे अगर आप देखें तो नीट यूजी कंडक्ट कराएगी एनटीए और इसके नीचे लिखा हुआ है कि मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, जून के सेकंड वीक में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। यानी काउंसलिंग जो है आपकी एक प्रॉपर टाइम के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर काउंसलिंग टाइम पर होती है तो आपके एडमिशंस भी टाइम पर होंगे। एडमिशंस अगर टाइम पर होते हैं तो आपका एकेडमिक साइकिल जो है पूरा का पूरा वो एकदम अच्छे तरीके से सस्टेन हो जाएगा। आफ्टर कोविड ये जो एकेडमिक साइकिल थी ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस एकेडमिक साइकिल को ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है। एंड आई होप ये वाला जो सेशन गया था इसमें भी प्रॉपर्ली अच्छे टाइम पर एग्जामिनेशन हुआ था, अच्छे टाइम पे रिजल्ट्स आए थे। एंड अब जो सेशन आपका आने वाला है 2024 का, इस बार भी टाइम पर पेपर हो रहा है, टाइम पे रिजल्ट आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको अब एकेडमिक साइकिल करेक्ट होती हुई दिखाई यहां पर दे रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, और मेरा मैटर ऑफ कंसर्न भी यही है। वीडियो बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटो था वो ये था कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट है कि ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी में से कौन सी पढ़ी जाए। मैं यहां पर आपको एज अ टीचर एकदम रियल और राइट गाइडेंस दूंगा एंड मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह यहां पर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले साल के दोनों नीट पेपर्स को यानी मणिपुर नीट को भी अगर आप यहां पर एनालाइज करें और ऑल इंडिया नीट के पेपर को भी आप एनालाइज करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमसे कहा गया था कि न्यू एनसीईआरटी से सिर्फ सेक्शन बी में सवाल पूछे जाएंगे, बट अगर आप देखें तो सवाल स्कैटर्ड थे, हर जगह पूछे गए थे। यानी अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं न्यू एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं बहुत अच्छे तरीके से, वर्ड बाय वर्ड हर चीज अच्छे तरीके से अगर मैं एनालाइज कर लूंगा, हर चीज अगर मैं सोच समझ कर जाऊंगा, सारे क्वेश्चंस मैं करेक्ट अटेम्प्ट करूंगा, तो मेरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे। दोस्त तब भी ये चांसेस हैं कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ना आए, क्योंकि काफी सारे ओल्ड एनसीईआरटी के लिंक्ड क्वेश्चंस भी आपको बीच में मिलेंगे। वहां से कोई स्टेटमेंट उठा ली जाएगी, वहां से कोई ऑप्शन बना दिया जाएगा। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो आप 360 में से 360 नंबर नहीं ला पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हैं, जरा सा भी 1% भी मन में अगर शंका रहती है, तो हां 11th और 12th के सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए आपके जो बोर्ड के पेपर होते हैं प्लीज रेफर न्यू एनसीईआरटी। बहुत ज्यादा वहां पर आपको वक्त देने की जरूरत नहीं है।
ओल्ड एनसीईआरटी को। आप चाहोगे कि आपका जल्दी जल्दी सिलेबस रिवाइज हो, आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, वहां पे न्यू एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन यहां पर ओल्ड एनसीईआरटी बोलकर सेक्शन बी के अलावा सेक्शन ए में भी क्वेश्चन दिए गए थे लास्ट ईयर, और इस साल भी दिए जाएंगे, क्योंकि देयर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि हटा दिए गए हैं, जो कि रैशनलाइज्ड सिलेबस में नहीं ऐड किए गए हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बिना पेपर बनाना और उस पेपर के लेवल को बरकरार रख पाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वहां से इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस, इंटरडिसिप्लिनरी, इंटर चैप्टर क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। एक ऑप्शन आपका किसी चैप्टर से ले लिया जाएगा, एक चैप्टर की से कोई ऑप्शन बना दिया जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी को मॉलिक्यूलर बेसिस के साथ लिंक कर दिया जाएगा, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी को प्लांट किंगडम के साथ लिंक कर दिया जाएगा। इस तरीके के सवाल आपके बनने की अच्छी खासी गुंजाइश है। तो यहां पर आपको ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। व्हेन इट कम्स टू पैटर्न, तो अपने दिमाग में एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से डाल लीजिए कि पैटर्न जो है आपका चेंज हो रहा है विद टाइम। नीट का पेपर अडेप्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नीट का पेपर हार्ड हो रहा है, मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट नीट 2024 एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हार्ड, बट द पेपर इज गोइंग टू बी लेंथी बिकॉज द क्वेश्चंस विल बी एनालिटिकल इन नेचर। यानी ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ निकल करके आ जाएगा। पिछले साल के पेपर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बाहर नहीं उछले हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ही अंदर आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी गई है। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस जो हैं आपके सामने आने लगे हैं। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। तो यहां पर आपको एमसीक्यू की तो प्रैक्टिस करनी ही है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको मेन फोकस डालना है असर्शन, रीजन पे, और उसके बाद आपको डालना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। बायोलॉजी में ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीजें हैं। एंड अब अगर आप देखेंगे तो इस बार के नीट में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एमसीक्यू की टक्कर के क्वेश्चन असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्मेट में आ रहे होंगे। राइट? सो पेपर रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अंदर चक्कर जरूर कटाया जाएगा। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मॉड्यूल रेफर करते हो तो आप मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली जाकर के सॉल्व करोगे। एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस हैं उनसे भी पॉइंट निकालोगे। और अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, अगर उनसे आप क्वेश्चन कर रहे हो तो एक एक ऑप्शन को भी आप डिटेल में पढ़ोगे। यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक क्वेश्चन कभी भी आपको एक क्वेश्चन नहीं सिखाता, आपको 4 क्वेश्चन सिखाकर जाता है इन द फॉर्मेट ऑफ ऑप्शंस। तो कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर वो एक सॉल्व्ड क्वेश्चन है जिसके पीछे एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखिए। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है तो उसे एनसीईआरटी में ऐड करिए, सप्लीमेंट करिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि मॉक टेस्ट से डरते हैं। उन्हें टेस्ट का पर्पस ही नहीं पता। मैं एज अ स्टूडेंट टेस्ट को कैसे देखता हूं, मैं आपको बताता हूं। जब मैं तैयारी करता था, मैं हमेशा मॉक टेस्ट को 2 रीजंस के लिए यूज करता था। सबसे पहला रीजन ये था कि मैं अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसको ठीक से रिवाइज कर पाऊं, बिकॉज टेस्ट जो है आपको एक प्रेशर देता है और वो प्रेशर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव प्रेशर होता है। अगर आप उस प्रेशर को यूज कर गए तो आप 500-600 पेज की किताब, जो कि हम ग्रेजुएशन मास्टर्स में करते थे, डेली बेसिस पे आपको कोई बोले कि 500 पेज रिवाइज कर दो, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन पेपर से एक रात पहले आपके अंदर बहुत ही चमत्कारी शक्तियां आ जाती हैं और आप कुछ भी कर सकते हो। अनइमेजिनेबल पावर्स अनलॉक हो जाती हैं। तो उस प्रेशर को यूज करके हमेशा पीछे जितना भी सिलेबस आ रहा है टेस्ट में, उसको एक तो रिवाइज करना, यह मेरा पहला पर्पस होता था। और दूसरा पर्पस होता था टू एनालाइज द टेस्ट इटसेल्फ। लेट्स से 100 नंबर का हमारा टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस का लेट्स से टेस्ट है ना, और इसमें से हमारे आए हैं 88 नंबर। अब मुझे यह देखना है कि ये 12 जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं या मैंने छोड़े हैं, ये मैं कैसे अगले टेस्ट में सही कर सकता हूं। टेस्ट का पर्पस ये है, टेस्ट का पर्पस ये नहीं है। ये तो सही हो ही गए हैं ना, ये तो आपको आते ही है। इसको एंजॉय करना टेस्ट का पर्पस नहीं है, इसको करेक्ट करना टेस्ट का पर्पस है, जिससे अगली बार इस पूल में और मार्क्स ऐड किए जा सके। समझ लीजिए 3 क्वेश्चन मेरे इसीलिए छूट गए थे क्योंकि मुझे उन 3 क्वेश्चंस का कंसेप्ट ही नहीं पता था। यानी 3 टॉपिक्स मैंने छोड़ ही दिए थे, वहीं से क्वेश्चंस उठ करके आ गए। क्या अगली बार मैं पढ़ करके ये 3 क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर दूंगा? बिल्कुल कर दूंगा। अगर 2 क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गए, मैं एग्जैक्टली देख पाऊंगा कि मेरी ये सिली मिस्टेक्स कहां हुई। क्या ये 2 क्वेश्चन मैं यहां पर सप्लीमेंट नहीं कर दूंगा अगली बार? बिल्कुल कर दूंगा। 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें क्वेश्चंस पढ़ने में गलती हो गई, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ओएमआर बबल फिलिंग में गलती हो गई। क्या ये मैं करेक्ट नहीं कर लूंगा प्रैक्टिस के साथ? ओएमआर बबल फिलिंग बिल्कुल कर लूंगा।
तो टेस्ट के मेरे लिए एज अ स्टूडेंट ये दो पर्पस थे, और मैं चाहता हूं कि आप भी टेस्ट को इन दो पर्पस से ही देखें, और मैक्स टू मैक्स एक तीसरा पर्पस आप देख सकते हैं, टू सप्लीमेंट। काफी बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे। मेरे दोस्त, ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसमें 100% थ्योरी गिवन हो जिससे दुनिया का हर सवाल सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन बनाने वाला किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है, और जरूरी नहीं आपके पढ़े हुए कंटेंट में से वो क्वेश्चन बन जाए। आपको उस क्वेश्चन को पॉजिटिवली कैसे देखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे नई बात पता लगी। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग वर्ल्ड का एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि भारत की पहली जू कहां बनी। लेट्स से किसी मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में ये चीज आपको देखने को मिली, तो तीन अच्छे खासे ऑप्शंस मैच करके आपने अपना उत्तर तो निकाल लिया, लेकिन चौथी स्टेटमेंट भी तो आपको पता लगी ना कि पहला जो आपका जू था भारत का, ये कहां और कब बना, जगह का नाम और डेट दे रखी थी साइड में। या इसे आप अपने नोट्स में इनकलकेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो टेस्ट का पर्पस ये है कि आपको नए नए सवाल नए नए एंगल से जब दिखेंगे और आपको पता लगेगा कि आपको वो सवाल नहीं आ रहे थे पहले और अब आ रहे हैं, तो एक नया फैक्टर आपको पता लगेगा, और आप बाकी बच्चों से जो सिर्फ एकदम रेस्ट्रिक्टेड थ्योरी के पूल में बैठे हुए हैं उनसे आगे निकल जाएंगे। राइट? सो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पसेस ऑफ अ टेस्ट, है ना? थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पसेस ऑफ अ टेस्ट। सबसे पहला तो रिवाइज, भाई टेस्ट के नाम पे रिवीजन हो जाता है। दूसरा आपका यहां पर एनालिसिस ऑफ द टेस्ट इटसेल्फ, और तीसरा सप्लीमेंटेशन, यानी कोई नई चीज अगर मिली है तो उसको सप्लीमेंट कर दो। कोई नई ट्रिक आपको मिली किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, एक्सप्लेनेशन में, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो, अगली बार क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर पाओगे, है ना? ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू अ कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी ऑफ गिविंग द नीट एग्जामिनेशन, स्ट्रेटजी क्या है? हर एग्जामिनेशन को क्रैक करने की एक ही स्ट्रेटजी है दोस्त, और वो स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले आप करते हो रीड, यानी आप किसी चीज को पढ़ते हो, आप करते हो रीड, फिर आप करते हो रिवाइज, है ना? फिर आप करते हो एक्टिवली रिकॉल, आंख बंद करके, है ना? एंड देन आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट देते हो, रिविजिट करते हो इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट एनालिसिस। यही सारी चीजें होती हैं। पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद डीपीपी सॉल्व करिए जो हम आपको बैच में प्रोवाइड करते हैं, या आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं वहां के डीपीपी सॉल्व करिए। डीपीपी अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करिए। उन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उन्हें दोबारा पढ़ने की कोशिश करिए। थ्योरी में जाकर के देखिए कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। अगर थ्योरी में कोई पॉइंट नहीं गिवन है तो उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के, समझ के, एक्सप्लेनेशन देख के अपनी थ्योरी को सप्लीमेंट करिए। उसके बाद टेस्ट दीजिए, और टेस्ट में ये वाली चीज करिए, टेस्ट का एनालिसिस, है ना, कि कहां कहां पर गलती हो रही थी जिससे उन्हें सुधारा जा सके। और फिर इसी तरीके से अपने आप को और बूस्ट अप करते रहिए, रिवाइज करते रहिए कंटेंट को, और यही सारी चीजें होती है एग्जामिनेशन में, इसके बाहर कोई चीज है नहीं। राइट? तो यही अच्छे तरीके से आपको करना है। 7 महीने बचे हैं हमारे पास। अगर आप ये वीडियो थोड़ी लेट भी देख रहे होंगे, लेट्स से आप 1 अक्टूबर को ये वीडियो देख रहे हैं, तो भी हमारे पास 7 महीने का टाइम है। 7 महीने में प्रॉपरली आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो। और मेहनत का मतलब ये नहीं होता कि कल एक टाइम टेबल बनाया, उसमें हम लोगों ने लिखा कि आज से हम 5 बजे उठेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद व्यायाम करेंगे, उसके बाद हम लोग नहाएंगे धोएंगे, पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर 12 घंटे पढ़ेंगे। इफ यू आर नॉट एन एविड रीडर, दिस काइंड ऑफ टाइम टेबल इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जो कि आप खुद अगले दिन फाड़ करके फेंक दोगे। इस तरीके से सिलेक्शन कभी नहीं होता मेरे दोस्त। आपको अपनी पेस को समझना है। अगर आज आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, कल आप 12 घंटे पढ़ ही नहीं सकते। ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। अगर आप 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे, 2 दिन बाद आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तीसरे दिन आप वहीं आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था, एंड आपका मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाएगा। आपको ग्रेजुअल चेंजेस दिखने स्टार्ट होंगे। अपने आपको 2-3 महीने का वक्त दीजिए, क्योंकि चेंजेस होने में वक्त लगता है। पहले दिन में आर्नोल्ड जैसी बॉडी नहीं बनती। ज्यादातर लोग जिम इसीलिए क्विट कर देते हैं क्योंकि पहले दिन ही डोले नहीं बने 18 इंच के। ऐसा नहीं होता। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। चीजों को चेंज होने में बहुत वक्त लगता है। तो आपको भी अपना पूरा का पूरा वक्त देना है अपनी तैयारी को, और 2-3 महीने पेशेंस से लगातार मेहनत करनी है, निरंतर मेहनत करनी है। अगर आज आप 4 घंटे पढ़ते हो, आज आपके पास एक अच्छा ट्रिगर है कि आपके एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, कल से 5 घंटा पढ़ना स्टार्ट करिए। 2 हफ्ते बाद टाइम बढ़ा दीजिए, 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट करिए। 2 हफ्ते बाद टाइम बढ़ा दीजिए, 7 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप ग्रेजुअली अपने आप को देखेंगे, 2-2.5 महीने में आप 10 घंटे तक पहुंच जाएंगे, एंड दैट इज मोर देन इनफ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन 7 मंथ्स।
ज्यादातर टाइम देना है फिजिक्स और केमिस्ट्री को, क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर आएगा आपका बायोलॉजी का, और एनसीईआरटी के लिए हमारी वीडियोस जो हैं वो मोर देन इनफ हैं। आप आराम से पढ़िए, पंच के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आपकी एनसीईआरटी एकदम क्रैक हो जाएगी। 360 बाय 360 नंबर आने की प्रोपेंसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपको जो सीट दिलाएंगे, मुझे एज अ बायोलॉजी टीचर भी ये बात कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपकी मेरिट डिसाइड करती है केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो उसको टाइम ज्यादा दीजिएगा। बायोलॉजी में स्मार्ट चलिए, पढ़िए सारा कुछ, 100% मार्क्स लाने की कोशिश करिए और आएंगे भी, लेकिन वहां स्मार्ट चलिए। जहां जहां टाइम बचा सकते हो वहां का टाइम बचा करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने को टाइम दीजिए, क्योंकि वो हमारा जो है बेसिक लूप होल है, वहां पर हमें ज्यादा दिक्कत आती है। तो जब आप हर पिलर को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, बायोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आज बहुत खुशी का दिन इसीलिए है क्योंकि काफी कंफ्यूजन खत्म हो गई है, राइट? ये जो आपको लग रहा था कि एनसीईआरटी के बाहर पेपर आने का चांस है, ये अब आपको खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो वी हैव अ क्लैरिटी कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो एकदम बेस्ट है, राइट? और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप बस मेहनत करते रहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और पेशेंस के साथ मेहनत करिए, बिकॉज आप एक ऐसे प्रोफेशन में एंटर करने वाले हो जहां पे पेशेंस इज द रियल की। व्हेन यू आर अबाउट टू वर्क एज एन इंटर्न, आपको 12, 13, 14 घंटे काम करना पड़ेगा। आपको पेशेंट्स की हालत देख करके बहुत ज्यादा बुरा महसूस होगा। उस टाइम पर भी आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। जैसे मैं हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता, बट मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो वो उस चीज को हैंडल करके आते हैं, एंड आई कैन सी देयर पेशेंस लेवल। आप जब अपनी तैयारी में पेशेंस दिखाना स्टार्ट करोगे, देन यू आर ऑन अ रियल पाथ टू बिकम अ डॉक्टर। तो अपनी तैयारी में पेशेंट होकर काम करिए, 3-4 महीने एकदम सेल्फलेस होकर के काम करिए, मेहनत करिए, डेली पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, है ना? और अपनी ईमानदारी के ऊपर, अपने काम के ऊपर भरोसा रखिए। एट द एंड ऑफ द डे यही सारी चीजें हैं जो काउंट करती हैं। तो टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे, क्योंकि काफी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली है। एज अ टीचर हमें भी क्लैरिटी मिली है, क्योंकि काफी सारे मिथ्स थे। जब तक ये बुलेटिन नहीं आ जाता तब तक ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी में बहस चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज साफ साफ बता रहा हूं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कि ओल्ड एनसीईआरटी इज द रियल गोल्ड। उसके अलावा आप अगर छोड़ करके जाते हैं ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक्स को, देन यू कैन बी इन बिग ट्रबल। आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंस सकते हैं। एक भी क्वेश्चन, एक भी ऑप्शन बाहर उछला और आप 360 में से 360 नंबर लाने की रेस से बाहर हो जाओगे। इसीलिए कुछ पन्ने जो हैं उनको पढ़ने में कंजूसी ना करें, मेहनत डालने में आराम से उनको पढ़िए और अच्छे तरीके से अपना पेपर दे करके आइए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस and thank you so much for watching this session. I hope this session must have added some value in your life and must have given you some clarity as well as some good information about NEET 2024 examination. Thank you so much. We'll be catching you in some coming sessions. तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।